तो अपना चैप्टर कौन सा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित हम सारे PYQs देखेंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितने प्रकार के कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, कितना कॉन्सेप्ट अपने लिए आवश्यक है। सही। तो सबसे पहले हम घन की बात करेंगे। ठीक, घन की तीनों भुजाएं होती हैं बराबर। अब यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो यहां से घन के कई फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो आयतन, घन का जो आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा हमने ए मान लिया, और यहां पर क्षेत्रफल बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, क्या बोलता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम से लग रहा होगा आपको पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो घन जो होता है उसके 6 पृष्ठ होते हैं, जैसे आपका कमरा 6 पृष्ठ है, और हर एक लंबाई चूंकि बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो अब देखो हर एक फलक की लंबाई और चौड़ाई ए होगी, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा a²। क्यों? क्योंकि ये जो फलक बनेगा ये वर्गाकार बनेगा, सभी फलक बराबर हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं हैं बराबर। तो अब यहाँ पर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो a² होगा, लेकिन है अपने पास 6 पृष्ठ, इसलिए 6a² हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम लोग घनाभ की बात करें, ये टाइप 1 में हम लोग घन और घनाभ देख रहे हैं, तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, उससे पहले अगर हम आयतन की बात करें, आयतन ये जो a था ये क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब a इंटू a। तो यहां पर घन जो है उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता, तीनों भुजाएं जो हैं वो असमान होती हैं। तो अब अगर इसको हम घन मान लें, घनाभ मान लें, तो इसकी लंबाई l मान लिया, चौड़ाई b मान लिया और ऊंचाई h मान ली। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? असमान होंगी। तो क्षेत्रफल क्या, आयतन क्या मिलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वही जितने फलक होंगे, जितने पृष्ठ होंगे उन सभी का क्षेत्रफल। यहां भी 6 पृष्ठ होंगे। अब यहां पर लंबाई और चौड़ाई बदल गई है। अगर इस पृष्ठ की बात करें, अगर इसको हम नाम दे दें, चलो ABCD पृष्ठ की बात करें, तो यहाँ पे लंबाई L है, चौड़ाई B है। अगर हम इस वाले पृष्ठ की बात करें ABF और E की, तो यहाँ पे ये लंबाई L है और चौड़ाई H हो गई। तो इसी प्रकार 6 पृष्ठ मिलेंगे आपको, और हर बार लंबाई चौड़ाई ये 2 का जोड़ा मिलेगा। कभी लंबाई चौड़ाई ये होंगे, कभी ये होंगे, कभी ये होंगे। ठीक है, तो अगर 6 फलक मिलेंगे, चलो ऐसे कर देते हैं, फिर 2 कॉमन ले लेते हैं 3 का, तो कितने जोड़े बनेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई का, फिर HL का, और फिर HB का, ये, और यहां पे कर देंगे 2। ये 3 हो गए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6। आप ऐसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? अंदर 3 है, 3 दूनी 6, मतलब 6 पृष्ठ हो गए। बात समझ में आई? एक चीज घनाभ के लिए और आपको याद रखना है, आप जो चबूतरा बनाते हो गांव में, वो कैसा होता है? घनाभाकार। ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया है इससे। चबूतरा कैसा होता है? घनाभाकार। ये आपको याद रखना है, कॉपी कर लो इतना। फिर टाइप 2 पे आते हैं हम लोग। टाइप 2 में हम लोग बेलन की बात करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें ज्यादा समस्या होती है। उसकी बातें हम डिटेल में करेंगे, टेंशन ना लो, है ना। फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए बस।
अगर टाइप 2 में हम लोग देखें तो टाइप 2 में हमने बेलन को रखा है। ठीक है, तो अभी देखो अगर बेलन के आकार की बात करें हम लोग, तो बेलन का आकार होता है ऐसा। ठीक है, तो अब यहां पे जो बेलन का आयतन होगा वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, पाई आर स्क्वायर एच। आर होगी इसके वृत्तीय भाग की त्रिज्या और एच होगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, अगर इसको अपने व्यवहारिक जीवन की अगर हम बात करें तो जो सिलेंडर होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। अभी देखो बहुत सारे उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे कुआं है वो भी होता है बेलनाकार। अगर कुआं देखे हो तो कुछ ऐसा शेप होता है। अगर इस मार्कर की ही बात कर लें, है ना, ये देखो ये बेलनाकार ही है। जो पाइप है, जो तार है, पाइप, तार, रोलर आप जानते हो जो रोड को समतल करता है, सिक्का आपने देखा होगा, सिक्का, ये भी क्या है, बेलन है। तो ये सारे उदाहरण आपको याद भी रखने हैं क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो तार शब्द का उपयोग करेगा तो आपको ये पता होना चाहिए तार कैसा होता है, बेलनाकार। वो कुआं बोलेगा, कुआं बेलनाकार, सिक्का बोलेगा बेलनाकार, रोलर बेलनाकार। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है, अब देखो अगर बेलन की बात कर रहे थे तो यहां पे जो इसका ये वाला पृष्ठ होता है, नीचे वाला पृष्ठ और ऊपर वाला पृष्ठ, ये दोनों होता है समतल पृष्ठ। ये समतल है, ये है वृत्तीय, वृत्तीय पृष्ठ है और समतल भी है एकदम सतह। और ये वाला जो भाग है ये होता है वक्रीय भाग। तो बेलन में अपने को दो टाइप के भाग मिलते हैं, एक तो वक्रीय मिलता है और दूसरा समतल भाग मिलता है। और ये समतल कैसा होता है, वृत्तीय होता है, मतलब गोला होता है ऐसा। ठीक है, ये देखो वृत्तीय ही तो है ये, इतनी बात समझ में आ रही। तो अब यहीं से ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया। अभी एक फॉर्मूला और, अभी एक साथ दो फॉर्मूले देखेंगे हम लोग। अब जो वक्रीय भाग से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखो चाहे हम बेलन की बात करेंगे या शंकु की बात करेंगे या गोले की बात करेंगे जो कि अपने सिलेबस में है ये तीन, तो इन सभी में दो प्रकार के क्षेत्रफल होंगे। एक तो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होगा संपूर्ण क्षेत्रफल। ऐसा करते हैं, इसको अच्छे से लिखेंगे, है ना। पहले ही फॉर्मूले लिख देते हैं। अच्छा चलो एक फार्मूला इसको लिख लो, फिर हटाते हैं इसको, फिर से आपको बताते हैं वक्रीय क्षेत्र, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये उदाहरण आपको लिखने हैं और याद भी रखने हैं, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दो प्रकार के क्षेत्रफल होंगे, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और दूसरा होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो दो शब्द हैं परिभाषित होंगे किसके किसके लिए, बेलन के लिए, अभी आगे हम शंकु देखेंगे, शंकु के लिए, गोले के लिए, अर्धगोले के लिए। ठीक है, तो अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये होता है वक्रीय भाग का क्षेत्रफल। किसी भी आकृति की बात हम करें, किसी भी आकृति के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा कि उसके वक्रीय भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय भाग का क्षेत्रफल। इसको अच्छे से समझना है, सारे अच्छे जो क्वेश्चंस, जो बड़े वाले क्वेश्चंस यहीं पे फंस जाते हैं।
ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो जो वक्रीय भाग होगा उसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको बोल देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये संपूर्ण बाह्य भाग का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण बाहरी भाग का क्षेत्रफल। संपूर्ण बाहरी भाग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे इस बेलन की बात कर रहा है, इस मार्कर को हमने बेलन मान लिया, ये आपको एकदम एक समरूप मानना है। तो ये वाला भाग जो है समतल है, ये समतल है ना, है तो वास्तव में वृत्तीय भाग है लेकिन समतल है। और ये वाला भाग है वक्रीय, वक्र जैसा है ये, तो ये वाला वक्रीय है। और एक समतल भाग ये भी है। लेकिन अगर वही बात कि अगर हम लोग बेलन की बात करें तो बेलन में एक वक्रीय भाग हो गया, जो ये चारों तरफ वाला हो गया, ये वाला वक्रीय भाग हो गया। और दूसरा भाग क्या है? समतल वाला भाग, जो कि वृत्तीय है, एक ये और एक ये। तो अगर हम बेलन के ही वक्र पृष्ठीय भाग के क्षेत्रफल की बात करें तो सिर्फ ये वक्रीय क्षेत्रफल, ये जो वक्र वाला बाहर ये वाला जो क्षेत्रफल होगा वही होगा क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला और ये वाला है समतल, वक्रीय है नहीं। और वक्रीय में आएगा सिर्फ वक्रीय, मतलब ये ऐसे बाहर वाला। ठीक है, जैसे अगर हम पाइप की बात करें, जैसे इसकी बात कर लेते हैं, है ना, इस ऊपर वाले भाग को आप भूल जाओ। अभी ये देखो, ये एक समान दिख रहा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान। तो एक भाग ये है समतल वाला और ऐसे ही ऊपर एक होगा समतल वाला। और ये जो बाहरी वाला भाग है, अगर इसमें हम ये कपड़ा लपेट दें तो कुछ ना कुछ कपड़े का क्षेत्रफल आएगा, तो वही क्षेत्रफल की बात कर रहा है। और इसी क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। तो वक्रीय भाग का क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर हम बेलन की ही बात कर दें तो बेलन के लिए फार्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठीय का? 2πr/h। ये किसका फार्मूला है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। किसके लिए? बेलन के लिए। बेलन के लिए फार्मूला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण बाहरी भाग। तो इसी बेलन के अगर संपूर्ण बाहरी भाग की बात करें तो उसमें ये वक्र पृष्ठीय वाला भाग आएगा ही, और ये साथ जो समतल वाले दो भाग रह गए हैं, ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, ये भी जुड़ जाएगा। तो यहां पे संपूर्ण वाय भाग होगा बाहरी वाला भाग। लेकिन अगर हम बेलन की ही बात कर लें तो बेलन के लिए इसमें वक्र पृष्ठीय भाग तो जुड़ेगा ही, प्लस समतल भाग। इतनी बात समझ में आ रही है? बेलन में अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय भाग जो होगा संपूर्ण बाहरी भाग होगा। तो बाहरी भाग में ये दो पृष्ठ आएंगे जो कि समतल वाले होंगे, और ये होगा वक्र पृष्ठीय वाला भाग। तो वक्र पृष्ठीय में सिर्फ वक्रीय भाग, और संपूर्ण पृष्ठीय में पूरा बाह्य भाग जिसमें वक्रीय भी होगा समतल भी होगा। तो अब यहां पर देखो, वक्र पृष्ठीय भाग का फॉर्मूला तो अपने को पता चल गया। अभी हम बेलन की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला तो अपने को पता चल गया 2πr/h। और ये समतल वाले भाग के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? ये भाग जो है वृत्तीय है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और है दो वृत्त, एक आगे होगा एक पीछे होगा। अगर इस डायग्राम की बात करें, ये वृत्त, एक ये वाला वृत्त है, एक ये वाला वृत्त है। ठीक है, अगर इस बेलन को ऐसे रख के देखोगे तो ये वृत्तीय भाग होगा, और ये समतल भाग है, इसका क्षेत्रफल πr², इसका भी क्षेत्रफल πr²। दो हैं इसलिए दो से गुणा कर दो, या फिर चलो ऐसे कर दो, πr² प्लस πr², दोनों को जोड़ दिया तो मिल गया अपने को संपूर्ण बाहरी भाग का क्षेत्रफल। क्योंकि संपूर्ण बाहरी भाग में ये वृत्तीय भाग जो कि समतल है दोनों, ये भी आएगा और ये आएगा वक्रीय भाग भी। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के लिए बनेगा इतना, 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? कहां लिखते हैं?
टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, 1 + 1 2। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहां बचा एच और 2 पाई आर गया यहाँ आर। तो आपको याद ये वाला फॉर्मूला नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है। और इतना भी अगर नहीं याद रखना चाहते हो तो आप वक्र पृष्ठीय वाला भाग ये वाला फॉर्मूला याद रखो और फिर बेलन का डायग्राम याद रखो, याद होगा ही। पाई ये होता है समतल, दो पृष्ठ समतल हैं जो कि वृत्तीय है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, और इस वक्रीय भाग का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। तो इसमें पूरा करना है क्या, जोड़ देना है। ये लिख लो, पॉज करके लिख लो, और ये चीज जरूर लिखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम बारी बारी से सभी की बात करेंगे, शंकु के लिए भी, गोले के लिए भी, ठीक है। ये डिफिनीशन आपको जरूर याद रखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा सा मतलब है, संपूर्ण नाम में आ रहा है, मतलब संपूर्ण बाहरी भाग का क्षेत्रफल। वही भाग है, इस बेलन को यदि कवर करना हो, मान लो बेलनाकार तंबू बनाना है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी, तो पूरा ढकना होगा। कभी कभी कह देगा नीचे वाले भाग को ना ढको आप, तो नहीं ढकेंगे, इसको नहीं ढकेंगे नीचे वाले भाग को, तो ऊपर वाले भाग को और ये पूरा जो करना पड़ेगा। चलो यहीं पे ले लो, मान लो हम बेलनाकार समझ लेते हैं यहीं पे, मान लो हम बेलनाकार एक बना रहे हैं तंबू, बेलनाकार तंबू बना रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कितना कपड़ा लगेगा, कपड़े का क्षेत्रफल बताओ। बेलन की त्रिज्या r दे दी गई और ऊंचाई दे दी गई h, तो कितना कपड़ा लगेगा। अब ये कह भी रहा है कि ये जो नीचे वाला भाग है, चूंकि ये जमीन में ऐसे ऐसे, ये अगर समतल जमीन है नीचे, तो आप ऐसे तंबू बनाओगे, है ना, ये ज्यादा लंबा लग रहा है, चौड़ा ज्यादा होगा, समझ रहे हो आप। तो नीचे वाले भाग को नहीं ढकना है, तो अब ढकना किसको होगा, इस वक्री भाग को ढकना होगा, प्लस ये ऊपर वाले भाग को ढकना होगा। तो वक्री वाले भाग को ढकने के लिए 2 पाई आर एच चाहिए, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर वाले भाग को ढकने के लिए क्या, ये समतल है और ये वृत्तीय है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो कपड़ा कितना चाहिए, इतना। अगर ये कहता है ऐसा है नीचे वाले पे भी कपड़ा बिछा दो, फर्श पे भी कपड़ा चाहिए, तो यहीं पे क्या करते, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अभी हम फिर से लौटेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे, पहले हम शंकु देख लेते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग टाइप 3 की, और टाइप 3 में देखेंगे हम लोग शंकु। शंकु की ऐसी होती है आकृति, ये भाग भी इसका क्या होता है, वृत्ति, नीचे वाला भाग, और ये होगी इसकी हाइट, ऊंचाई, और ये होगी इसकी तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, ये L हो गई और ये H हो गई, ये R हो गई। और आप जानते हो कि जब भी ऊंचाई की बात की जाती है तो लंबवत ऊंचाई की बात की जाती है, और लंबवत ऊंचाई की बात की जाती है मतलब ये कोण होगा 90 अंश। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, L² = H² + R²। इसके लिए कर्ण हो जाएगा, ये L है तो ये भी L होगा, तो L² = H² R², पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, यदि हम शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन होता है बेलन का 1/3। तो ये बेलन का याद करो, पाई आर स्क्वायर एच था, तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां भी हम लोग बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वक्री भाग। तो ये जो शंकु है ये कैसा दिखेगा आपको, जो कुप्पी होती है तिल डालने वाली, या जो तंबू होते हैं, या जोकर की जो टोपी होती है, ठीक है, तो उसके सिर्फ वक्री भाग की अगर हम बात करें, है ना, अभी से इसी की मदद लेते हैं फिर से। ये कुछ ऐसा होगा, एग्जैक्ट तो ऐसा डायग्राम नहीं है ना, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, ये एकदम बराबर होता है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये बाहर वाला भाग, और देखो अब यहां भी संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो ये नीचे भी आएगा जो कि वृत्तीय भाग है, समतल भाग है। तो यहाँ पे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके लिए, शंकु के लिए, वो होता है पाई आर एल।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर एल। ये हो गया वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। मतलब मान लो अगर शंक्वाकार तंबू बनाना है तो कितना कपड़ा लगेगा, पाई आर एल। सेंटीमीटर या मीटर में तो स्क्वायर लगा देंगे क्षेत्रफल की, नीचे हम फर्श पे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसका जो आधार होगा, जो शंक्वाकार जो बनेगा आपका तंबू, उसका आधार क्या है, समतल है और वृत्तीय है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग संपूर्ण भाग क्षेत्रफल की बात करें, जिसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला भाग तो जुड़ेगा ही, पाई आर एल, ये तो वक्रीय भाग है ही। अब और एक भाग कौन सा रह गया, ये समतल वाला भाग जो कि वृत्तीय है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसे याद रखो, कॉमन वगैरह लेके मत याद रखो, आप इस फॉर्म में याद रखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अब अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए शंकु का, तो नीचे वाला भाग जो समतल वाला भाग है वो बच गया, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वो वृत्तीय है, और ऊपर तो ये कोना होता है, ऊपर कोई क्षेत्रफल है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहीं पे अगर जैसे मैं कह रहा था तंबू बनाना हो, तो अगर सिर्फ वक्रीय भाग में लगाना है तो होगा अपना आंसर पाई आर एल। अगर कहे नीचे भी लगाना है, फर्श पे भी, तो इतना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहीं पर एक बात और की जाती है, शंकु की ही जो बाल्टी होती है, बाल्टी जानते हो, या जो ग्लास होता है, इसको बोलते हैं हम लोग शंकु छिन्नक। क्या बोलते हैं, शंकु छिन्नक। छिन्नक का मतलब, छिन्नक का मतलब समझ रहे हो, कुछ कटा पिटा भाग होगा। तो अगर हम इस ऊपर वाले भाग को थोड़ा काट दें और कुछ ऐसे इसको भी वृत्तीय भाग कर दें, अब आपको ये दिख रहा होगा, बाल्टी है, ये बाल्टी है और उल्टी रखी है। अगर सीधी बाल्टी बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु छिन्नक बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे दो वृत्तीय भाग मिल गए, एक बड़ा मिला और एक छोटा मिला। आप इनकी त्रिज्याएं क्या होगी, अलग अलग होंगी। अभी इसकी ऊंचाई हम h ही मान रहे हैं, अच्छा इसकी तिर्यक ऊंचाई तो l मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए भी अभी सवाल पूछेगा कि गिलास में कितना पानी आएगा। बाल्टी जो है शंक्वाकार बाल्टी है, तो बाल्टी और गिलास इसका उदाहरण है शंक्वाकार छिन्नक का। ये आपको याद रखना है, जैसे बेलन के लिए कई सारे उदाहरण मिले थे अपने को। तो यहाँ पे बाल्टी या गिलास में कितना पानी आएगा, पानी आएगा मतलब वो क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो अब आयतन का, इसके लिए आयतन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस एक ही फॉर्मूला है आयतन का, ये होता है 1/3 पाई। देखो अपने मेन शंकु का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई और एच ये तो सारे सेम ही होंगे। अब आर ही इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो आर मिली हैं, तो इसके फार्मूला में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। r1 r2 क्या है, इनकी त्रिज्याएं हैं, जो बड़ा होगा उसको बड़ा मान लेना, बड़ी वाली त्रिज्या, जो छोटा होगा छोटी वाली त्रिज्या, सवाल में जब देगा तो, ठीक है। तो शंक्वाकार छिन्नक का उदाहरण कौन कौन है, बाल्टी और गिलास। इतना कॉपी कर लो, फिर हम लोग अपने अगले पार्ट पे आते हैं। ये मैं बाहर चला गया बोर्ड से, क्या ये h है, आपको नहीं दिख रहा, ये इंटू क्या है इसमें h। अब हम लोग गोले पे आ गए। चलो अच्छा, एक खिलौना बनाते हैं हम लोग। बेलनाकार जो है और शंक्वाकार है। आपको सिर्फ समझाना क्या चाहता हूं मैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में सारा झाम यहीं से शुरू होता है। तो एक तंबू है जो शंक्वाकार है, अभी ये सारे सवाल आगे आएंगे, है ना। इसकी प्रैक्टिस मैं एक बार पहले से बता रहा हूं, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। डायग्राम कैसे बना है, उल्टा बना है, टेढ़ा थोड़ा सा, है ना। देखो सवाल कहेगा खिलौना है, शंक्वाकार है, उसका जो ऊपर वाला भाग है शंकु है, और एक उसी त्रिज्या
उसी त्रिज्या या उसी व्यास या उसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले बेलन के ऊपर रखा है। ये शंकु किसके ऊपर रखा है? बेलन के ऊपर। इसकी रेडियस जो त्रिज्या है हमने आर मान ली। अभी इसकी ऊंचाई आपको देगा h, या फिर ये खिलौने की पूरी लेंथ आपको दे देगा, ठीक है, या शंकु की लंबाई दे देगा, ठीक है। तो अब देखो अपना काम है क्या? सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। बाकी ये सारी ज्योमेट्री तो हम निकाल लेंगे, सिंपल है। तो अब यहाँ पे मान लो ये जो खिलौना है इसको अपने को कपड़े से ढकना है, और कपड़े से पूरा ढकना है, मतलब ये नीचे वाला भाग भी ढकना है और ये पूरा भाग वक्री भाग भी ढकना है, पूरा भाग ढकना है। तो संपूर्ण वाय भाग आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर आपको पूरे भाग को ढकना है, पूरे भाग का क्षेत्रफल चाहिए, बाहरी भाग का, पूरे बाहरी भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तभी उसको बोलेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कोई सी आकृति हो, चाहे दो आकृति को मिला के बनाई गई हो या फिर सिंगल सिंगल आकृति हो। अगर आपको संपूर्ण बाहरी भाग चाहिए तो उसी को हम लोग बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब चलो यहाँ पे हमने अपने को नीचे वाला भाग भी ढकना है और पूरा भाग ढकना है इसको, ठीक है। कितना कपड़ा चाहिए अपने को वो निकालना है, कितने क्षेत्रफल का। तो अब देखो अगर इस शंकु की बात करें तो शंकु का ये जो वक्री वाला भाग है वो ढकोगे आप, तो शंकु का जो वक्री क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर, ठीक है। अब शंकु का ये जो आधार है, ये आधार तो शंकु का अंदर हो गया, ये वाला आधार जो है अंदर हो गया, क्योंकि ये बेलन के ऊपर रखा गया है। ये जो शंकु है, अगर ये बेलन है, ये शंकु है, इसके ऊपर ऐसे रख रहे हो आप, तो ये वाला भाग तो आंतरिक भाग हो गया, और बेलन का ये ऊपर वाला जो समतल भाग है वो भी आंतरिक भाग हो गया। तो वहां तो कपड़ा चाहिए नहीं अपने को, मतलब वो आंतरिक हो गया, मतलब वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आएगा। अब क्या बचा? ये जो बेलन है इसका भी वक्री भाग, ये जो बेलन है इसका भी वक्री भाग है, ये बाहरी वाला भाग। तो और बेलन का वक्री भाग क्या होता है? 2 पाई आर एच। कुछ और घट रहा है क्या? ये जो नीचे वाला है भाग, बेलन के नीचे वाला जो भाग है, समतल पृष्ठ है, वृत्तीय है, वो वाला भाग भी है ना नीचे, बाहरी तो ही है, ये वाला भाग बाहरी तो है। अच्छा इसको देखो, ये लग रहा होगा आपको, ये ऊपर शंकु जैसा है और ये नीचे बेलन जैसा है, तो ये वाला भाग भी ढकना है अपने को, ये वाला भाग भी अपने को ढकना है, और ये पूरा बेलन ढकना है। यहाँ से यहाँ तक बेलन मान लो, ये आगे शंकु मान लो, तो ये वाला जो शंकु का क्षेत्रफल है ये आंतरिक हो गया, और ये बेलन का ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर समतल वाला, ये भी आंतरिक हो गया। तो इसको तो ढकना नहीं पड़ेगा, मतलब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा नहीं, ये वाला आएगा, ये नीचे वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो बाहरी भाग है। और ये होगा क्या? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा है? वृत्तीय है। तो अगर इस आकृति की बात करें, इस खिलौने की बात करें, इस तंबू की बात करें, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इतना। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको आप चाहे कपड़े से ढको पूछे, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, या फिर अभी इसकी पेंटिंग करवाएगा सवाल में उसका खर्चा पूछेगा, अब सब निकाल सकते हो आप, ठीक है। सारी गलतियां यहीं पे होती हैं। तो ये तो हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसके हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो आकृति है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिर्फ वक्रीय भाग का क्षेत्रफल। तो ये शंकु का वक्रीय भाग, तो उसका क्षेत्रफल पाई आर है, और बेलन का वक्रीय भाग मतलब बेलन का वक्रीय पृष्ठ कितना हो गया? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और ये नीचे वाला तो वक्रीय होगा नहीं, ये बेलन का नीचे वाला, ये तो समतल वाला भाग होता है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो आएगा नहीं। तो अगर इसके वक्र पृष्ठीय की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा। कर लो कॉपी। तो वक्र पृष्ठीय मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं और इसके एग्जांपल्स भी इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि हमने ये देखा है कि गलती कहाँ होती है, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने में ही सारी गलती होती है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे आ चुके हैं, टाइप 4, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे गोला, वही गोला जिस पे आप रह रहे हो, है ना। गोला एक 3D है, जैसे गेंद है, 3 डायमेंशनल एक आकृति है।
एक वस्तु है, तो अगर गोले के आयतन की बात करें हम लोग, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आप ठोस और खोखला दोनों की ही मान लो बात कर रहे हो। खोखला के लिए अभी आगे हम एक फॉर्मूला खोखले के लिए भी देखेंगे, है ना, चलो खोखला जब देखेंगे तभी लिख देंगे। तो अब यहाँ पे ये हो गया आयतन। अब अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ पर तो थोड़ा आपको समझना है, इसका मैं बोलूं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या फिर मैं बोलूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, या मैं बोलूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ये एक ही बात होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होगा। आप गेंद देखे हो, उसका सिर्फ क्या होता है, सिर्फ बाहरी भाग है, ठीक है, वो गोली गेंद है। तो अब यहाँ पे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहरी वाला भाग, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्री भाग, वो भी वही भाग हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहता है, संपूर्ण बाहरी भाग, वो भी हो गया वक्र पृष्ठीय भाग ही। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर गोले की बात कर रहा है वो, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है 4πr², 4πr², यहां गलती नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला क्यों, तीनों एक ही शब्द हैं, क्योंकि गोले में कोई समतल पृष्ठ होता ही नहीं है, वक्रीय पृष्ठ ही होता है, जिसके कारण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पूरा बाहरी भाग वक्रीय होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक ही पृष्ठ है जो कि वक्रीय है, इतना कॉपी कर लो। ठीक है, अगर यहीं पे खोखले गोले बोल दे, तो खोखले गोले के लिए भी फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं। चलो, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है खोखला गोला का, और उससे क्वेश्चन भी आया है, वो होगा 4/3। आयतन की ही बात करेंगे हम लोग, सिर्फ आयतन ही पूछा है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछे तो बाहरी वाला क्षेत्रफल वो तो वही आएगा, ठीक है, इसलिए वो पूछता ही नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन क्या होगा 4/3। अब देखो खोखला गोला होगा तो उसकी एक आंतरिक त्रिज्या होगी, एक बाह्य त्रिज्या होगी, 4/3 पाई, ये तो सेम है। अभी r³ में क्या होगा r2³ माइनस r1 का क्यूब, ठीक है, गोला पढ़ लिए। अब यहीं पे अर्धगोले की अगर हम लोग बात करें, तो अर्धगोला क्या होगा, गोले को ही काट कर बनाया गया है अर्धगोला, ठीक है। तो अब देखो ये डायग्राम थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो यहां पे अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है r, ठीक है। अब अगर इसके हम आयतन की बात करें, सबसे पहले अर्धगोले के आयतन की बात करते हैं। तो देखो पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई r³, तो आधे गोले का आयतन क्या होगा, उसका आधा 4/3 पाई r³, ये था पूरे गोले का आयतन, और इसका आधा करेंगे, कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई r³। तो अर्धगोले का आयतन कितना हो गया, आयतन को v से लिखते हैं हम लोग 2/3 पाई r³। अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ की परिभाषा मैंने आपको बताई, वक्रीय भाग का क्षेत्रफल। तो इस अर्धगोले में ये नीचे वाला भाग वक्रीय होगा, ये अर्धगोला ऊपर से काट दिया गया है, गोले को आधे से काट दिया गया है, तो ऊपर वाला भाग ये तो वृत्तीय होगा, समतल भाग होगा, मतलब ये वक्रीय तो होगा नहीं। तो यहां पर वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों अलग अलग परिभाषित होंगे। अगर हम बात कर रहे थे गोले के लिए, तो वहां पे पूरा भाग ही क्या था, वक्रीय था, तो उसी को हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया, या सिंपल सा पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया।
लेकिन अर्धगोले की स्थिति में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गोलीय भाग भी होगा, वक्रीय भाग भी होगा और समतल भाग भी होगा। तो समतल वाला भाग तो वक्रीय भाग में जुड़ेगा नहीं। मतलब अगर हम अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, वक्रीय भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये बाहर वाला। अब पूरे गोले की अगर हम बात करते तो पूरे गोले के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो रहा था, 4πr²। तो आधा कर दो, मतलब 2 से भाग दे दो, तो ये कितना मिल गया, 2πr²। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वहां से हम निकाल लिए। अब ये कह हुआ कि वहां संपूर्ण पृष्ठ भी इसी को माना था हमने, 4πr², तो संपूर्ण पृष्ठ भी 2 से भाग देकर निकाल लेंगे, तो ये गलत होगा। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ की अगर बेसिक डेफिनेशन पे हम लोग जाएंगे तो संपूर्ण बाह्य पृष्ठ होगा। यहाँ पर वक्रीय भाग के साथ साथ ये समतलीय भाग भी मिलेगा, ऊपर वाला, जैसे ये अर्धगोला होगा ना, तो ये वाला भाग आप समझ रहे हो, गेंद को ऊपर से हमने काट दिया आधे भाग से। तो अब यहाँ पे समतलीय भाग भी जो मिलेगा, जो कि वृत्तीय भाग है, तो वो जुड़ेगा किसमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। लेकिन वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो वक्रीय भाग तो है नहीं। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अपने को मिलेगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मिलेगा, और वो कितना होगा आप ऐसे बता सकते हो, ये आयतन था, चलो हटा दे। देखो ये वक्री वाला भाग तो पता है अपने को, वक्री वाला भाग 2πr² है, और ये वृत्तीय वाला जो समतलीय भाग है इसको जोड़ दो उसमें तो कितना है, πr²। वृत्तीय भाग कितना है, πr²। तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आधे गोले के लिए, और 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 3πr²। तो यहाँ पर ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर हम गोले की बात करें, पूरे गोले की बात करें, ठोस गोले की बात करें, तो वहां पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, और उसका फॉर्मूला कितना होता है, 4πr²। लेकिन अगर हम अर्धगोले की बात करेंगे तो वहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर वक्रीय भाग के साथ साथ एक समतलीय भाग भी मिलेगा जो कि वृत्तीय होगा, जिसके कारण संपूर्ण बाह्य क्षेत्रफल बदल जाएगा, जिसके कारण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा। वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल तो वहीं से निकालेंगे, 4πr² का आधा करेंगे, क्यों, क्योंकि गोले का जो बाह्य पृष्ठ था जो वो वक्रीय था, और उसका कितना निकाले थे हमने, वक्रीय पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ 4πr²। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ भी 2 से भाग देकर नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण बाह्य पृष्ठ क्या है, बदल गया है। इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कर लिया वो, तो कॉन्सेप्ट होता है अपना कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। इतने ही टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, इतने ही टाइप के कॉन्सेप्ट की अपने को आवश्यकता है। अब क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, और पहला क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही सवाल हो गया जिसके भी हम बात कर रहे थे। अर्धगोला है, आप समझ रहे हो, अर्धगोले का मतलब क्या होगा कि यहां पर अर्धगोले में अपने को वक्रीय भाग भी मिलेगा ये वाला, और ये वाला समतलीय भाग भी मिलेगा जो कि वृत्तीय होगा। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है वो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल मतलब संपूर्ण, पूरा क्षेत्रफल मतलब पूरा बाह्य भाग में जो भी हो, तो ये वक्रीय होगा प्लस ये वृत्तीय होगा। तो यहाँ पे जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा जो, वो कितना मिलेगा, इसकी रेडियस हमने r मान ली, तो वक्री वाले का तो हो जाएगा 2πr²। ये तो फॉर्मूला से निकाल लिया हमने, क्योंकि पूरे का होता है 4πr², तो आधे का 2πr², और प्लस πr² उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आंसर अपने को क्या मिलेगा, 3πr²। आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, फॉर्मूले पे कम।
ठीक है, ऐसा है नहीं कि फॉर्मूला तो याद ही नहीं करना है, फॉर्मूला याद करना है, लेकिन आप इसका याद कर लो। याद भी क्या करना है, गोले से हम सीधा निकाल देते हैं। कर लो कॉपी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लंबवृत्तीय जो बेलन है, अच्छा बेलन है, शंकु तो नहीं, बेलन ही है ना। क्वेश्चन नंबर 2, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो आधार का व्यास निकालना है। देखो अगर हम बेलन की बात करें तो आप जानते हो बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। आधार बेलन का कैसा होता है, वृत्ताकार। हमने इसकी त्रिज्या मान ली r, अब इसकी त्रिज्या r मान ली, तो ये जो आधार है ये वृत्तीय है, समतलीय है, तो वृत्तीय भाग का जो क्षेत्रफल है वो पाई r स्क्वायर होगा। और ये दिया भी गया है आपको 9 पाई, 9 पाई दिया है, पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर बराबर 9 मिलेगा, तो r बराबर प्लस माइनस 3 मिलेगा। लेकिन अपने को रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, जो कि एक धनात्मक संख्या होती है, इसलिए r बराबर 3 क्या होगा अपना आंसर। खैर ये आंसर नहीं है, पूछा तो व्यास है, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या, तो 2 into 3 मतलब कितना 6। ये है अपना आंसर, त्रिज्या नहीं पूछा था, व्यास पूछा था। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई इतना है, तो आयतन निकालना है। अब देखो यहां फिर वही दिया है, क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल। और आधार कैसा होता है, बेलन का या फिर शंकु का वृत्ताकार। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया है मतलब पाई r स्क्वायर दिया है, वो पाई r स्क्वायर कितना दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर है, मात्रक हम छोड़ दे रहे हैं, समझ लो है ना। यहां से जो रेडियस निकालेंगे डी अगर, तो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। और क्या दिया है आपको, इसकी ऊंचाई दी गई है आपको h, h कितनी दी गई है 4.7। आपको निकालना है आयतन, तो बेलन का आयतन आपको पता है पाई r स्क्वायर h। अब देखो पाई r स्क्वायर का वैल्यू आपको सीधा दिया है 100 है ना, यहां कर दो क्या 4.7, तो ये कितना मिल जाएगा 470। अभी ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा या घन सेंटीमीटर मिलेगा। अब देखो आप सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाते, उलझने जाते, यहाँ से r का वैल्यू निकालते फिर रखते, सीधा सीधा पाई r स्क्वायर दिख रहा है। थोड़ा स्मार्टली खेलो, आंसर निकालो, ऑप्शन देख लो आपका कितना होगा 470 ए विकल्प जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 का ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। कह रहा है गोले की त्रिज्या r है, बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ओके, ऊंचाई 2r है, गोले और बेलन के आयतन का अनुपात निकालना है। अब देखो दोनों की त्रिज्याएं दी गई हैं r और बेलन की ऊंचाई दी गई है 2r, तो जो दिया गया है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो आयतनों की तुलना करने के लिए बोल रहा है, किसकी किसकी, बेलन की और गोले की। इसकी त्रिज्या r है, गोले की भी त्रिज्या वो r दे रहा है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना दे रहा है 2r। दोनों पे आयतन की बात कर रहा है, इसके आयतन को हमने v2 मान लिया, इसके आयतन को हमने v1 मान लिया, तो v1 क्या होगा, बेलन का आयतन, फॉर्मूला आपको याद है पाई r स्क्वायर h, बोलो। और v2 क्या होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, आपको निकालना क्या है v1 बाई v2, अनुपात ही तो निकालना है, कहां गया सवाल आयतन का अनुपात निकालना है, मतलब v1 बटा v2 निकालना है। अब अगर v1 बटा v2 निकालना है तो क्या करोगे आप, चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं। लिख दिया हमने, v1 इतना लिखा, v2 इतना लिखा। अब आपने निकालना क्या है v1 बाई v2, तो इधर भी क्या करो आप पाई r स्क्वायर इंटू h, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है अपने को 2r, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो यहां पे पाई से पाई कटेगा और ये 3 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे है। अब देखो यहाँ पे r क्यूब ये भी हो जाएगा, तो r क्यूब से कट जाएगा और ये ऊपर 2 बच जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 3/2। तो अनुपात की अगर हम लोग बात करें
तो कितना मिल जाएगा 3/2। तो V1/V2 कितना मिला अपने को 3/2। तो V1 रेशियो V2 कितना मिल जाएगा 3:2। ये आपको याद रखना है कि बटा से हम लोग अनुपात में जाते हैं या अनुपात से बटा में जाते हैं। यहाँ V1/V2 दिया था 3/2 आया, तो V1 का रेशियो 3, V2 का 2, तो V1:V2 कितना मिलेगा 3:2। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स से आपको पता है। अगर ये अनुपात दिया जाता V1:V2 कितना दिया जाता 3:2, तो यहां से हम लिखते V1/V2 बराबर 3/2। क्योंकि यहां से यहां आए हैं तो यहां से यहां भी जाएंगे, क्योंकि सवाल अभी जब हम आगे लगाएंगे तो अनुपात दिया जाएगा, तो अनुपात से हम लोग बटा करके निकाल लेंगे। कॉपी कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आंसर क्या है इसका 3:2, मतलब बी वाला विकल्प सही है। चौथे का क्या आंसर है? चौथे का ए दे रहा है क्या? ए देने का मतलब क्या है? कहीं गलती नहीं तो कि पहले बेलन ही बोला था क्या? अच्छा, आप सवाल देखो, थोड़ी सी हमने गलती कर दी। सवाल में पहले गोला बोल रहा है, फिर बेलन बोल रहा है, मतलब अपने को V2/V1 निकालना था। अपने को क्या निकालना था? V2/V1। देखो सवाल ध्यान से पढ़ो, नहीं गलती होगी। सवाल में पहले गोला बोला है, फिर बेलन बोला है, ठीक है? तो पहले इसका आयतन होना चाहिए ऊपर और फिर इसका आयतन होना चाहिए। तो अपने को V1/V2 तो हमने निकाल लिया, तो अब V2/V1 कितना होगा? इसको पलट दो, 2/3 हो जाएगा। V2/V1 निकालोगे, यहां भी पलट दो। तो अब यहां से हम लोग V2:V1 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 2:3। ये होगा अपना आंसर। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गोला पहले बोला सवाल में, बेलन बाद में बोला, ठीक है? कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो, 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कह रहा है पाइप का बाहरी व्यास और भीतरी व्यास, पाइप की लंबाई, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। मैंने जब अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो वहां पे आपको ये बोल दिया था कि इन चीजों को आप याद रखना। पाइप को मैंने लिखाया था कि बेलन होता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, नहीं सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो बेलन है, जो बेलनाकार पाइप है, ठीक है? अभी ये खोखला बेलन है, आप समझ रहे हो? अब एक बड़ी रेडियस लेंगे, अगर यहीं पे बना देते हैं, कुछ ऐसे होगा, ठीक है? तो बाहरी त्रिज्या मिली अपने को और आंतरिक त्रिज्या मिली, जिसको हमने R1 R2 मान लिया। अच्छा, पूछा क्या है आपको? प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। प्रयुक्त धातु का आयतन मतलब समझना, धातु से कितने भाग में प्रयुक्त होगी, यही अपने को क्या निकालना है। तो ये निकालना है, तो आपको दिख रहा होगा कि बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाएंगे। ये बड़ा वाला यहां से यहां तक, छोटा वाला देखो, बड़ा वाला यहां से यहां तक रेडियस है, छोटी वाली रेडियस यहां से यहां तक है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो ये मटेरियल आ जाएगा, जिस पदार्थ जो धातु है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयतन की बात कर रहा है, क्योंकि पूरे आयतन में ही तो आयतन के रूप में लगाई जाएगी। तो V2 पूरा एक बार में आयतन लिखते हैं। आयतन आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। लेकिन अब यहाँ r की जगह हम लोग क्या करेंगे, r2² माइनस r1² स्क्वायर इंटू h। ये हो जाएगा क्या अपना v। अभी वैल्यू अगर दिया हो तो वैल्यू रख दो। बाहरी व्यास दिया है, व्यास दिया है तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी मतलब 2, सही है? आंतरिक व्यास जो है कितना दिया गया है 3, तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मतलब 1.5। और हाइट कितनी दी है, ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई बोले, देखो बेलन जब बोलता है तब ऊंचाई बोलता है, तार बोले या पाइप बोले तो वही ऊंचाई लंबाई कह देता है। अगर ये तार होगा तो इसकी जो लंबाई है वो बेलन की ऊंचाई की तो कही जाएगी। तो ऊंचाई बोले या लंबाई बोले एक ही बात है, तार के लिए या फिर बेलन के लिए। यहाँ पे कितना है 20। तो देख लो, इसी को सॉल्व कर लो। लेकिन आप ऑप्शन देखो तो इसी रूप में लिखा है, तो यही आंसर आप टिक कर दो इसी रूप में। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। कॉपी कर लो। कर लिया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी जो है घन आकार की,
उसकी भुजा दी गई है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर। काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया जा रहा है, तो शंकु का आयतन बताना है आपको। देखो एक घनाकार बॉक्स था, घनाकार लकड़ी थी, उस लकड़ी को छील छील के क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। जैसे अगर हम घन की बात करें, तो ये घन ऐसा था। अब देखो इसी को काट काट के क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। और शंकु ऐसे बना रहे हैं कि उसका जो आयतन हो मैक्सिमम हो, आयतन अधिकतम हो। तो आयतन अधिकतम होने के लिए मतलब सब आप समझ रहे हो ना, बड़े से बड़ा शंकु मिलना चाहिए आपको। अगर यहाँ बड़े से बड़ा शंकु बनेगा तभी उसका आयतन अधिकतम से अधिकतम होगा। तो ये जो शंकु आप जानते हो, शंकु क्या होता है, कुछ ऐसी आकृति होती है जिसका आधार वृत्ताकार होता है, उसकी कुछ रेडियस होती है, कुछ त्रिज्या होती है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो आधार है ये इसका घन का, इस पूरे पे अगर ये जो शंकु का आधार है अगर इस पूरे पे बनेगा, पहली बात तो अधिकतम बनेगा। दूसरी बात कि जो शंकु की ऊंचाई होगी, जो शंकु की ऊंचाई होगी ये इसकी भुजा के बराबर होगी, इसके बराबर, क्योंकि इससे बड़ी तो हो नहीं सकती, क्योंकि घन से ही आप शंकु बना रहे हो। तो कुछ ऐसा शंकु बनेगा आपका, इससे बड़ा नहीं, इससे बड़ा नहीं, कुछ ऐसा शंकु बनेगा आपको। बात समझ में आ रही है। तो पहली बात तो जो शंकु बनेगा उसकी जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी कितनी होगी, ये देखो ये पूरी भुजा में शंकु बन रहा है, मतलब ये पूरी भुजा व्यास का काम करेगी। तो जो व्यास होगा शंकु का, ये व्यास किसका, शंकु का, जो व्यास होगा वो उसकी भुजा के बराबर होगा। तो यदि व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शंकु की हाइट होगी, जो शंकु की ऊंचाई होगी वो किसके बराबर होगी, घन की भुजा के बराबर ही तो होगी। तो हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब शंकु की त्रिज्या और हाइट ऊंचाई पता है तो शंकु का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, सॉरी आयतन। विशंकु लिखने का क्या मतलब है, शंकु का आयतन। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर है अपना 5 तो 5×5 = 25 एच कितना है 10। चलो पाई के रूप में ही लिख देते हैं, अभी फिर सिंप्लीफाई बाद में करेंगे। ये 250 हो जाएगा, तो मिला अपने को 250/3 पाई। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो ये शंकु से, ये घन से आप शंकु बना रहे हो, घन को काटते चले जा रहे हो, ठीक है, छिलते चले जा रहे हो, मान लो है ना, चाकू से छिल रहे हो और वो जो टुकड़े हैं वो नीचे गिराते जा रहे हो। तो अब यहाँ पे ये जो लकड़ी छील रहे हो आप, वो कुछ लकड़ी बच जाएगी, इसको छील छील के आप इसको शंकु बना दिए, तो जो लकड़ी नीचे गिराए हो, जो फेंके हो आप, वही एक्स्ट्रा बचेगा। तो उसको जो पूरा जो आयतन है उसका वही क्या होगा, बचा हुआ आयतन होगा। तो अब यहाँ पे पूछा भी सवाल से में क्या गया है, आपको बनाया गया है तो शंकु का आयतन। अच्छा शंकु का आयतन ही पूछा गया था, कर लो अभी, क्योंकि ऐसा एक सवाल आगे भी है तो मेरे ध्यान में वही था कि शायद ये बचे हुए क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अभी एक सवाल आएगा बचे हुए क्षेत्रफल की भी बात करेगा। अगर यहाँ पे बचे हुए क्षेत्रफल की बात करता हो तो कैसे निकालते, ये पूरा घन जो है, घन वाले क्षेत्रफल में से शंकु वाले क्षेत्रफल को घटा देते, सॉरी आयतन को, घन का आयतन क्या होगा, भुजा की घात 3, भुजा पता है तो ये 100 हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा। और फिर ये जो शंकु का आयतन निकाले हैं इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बचे हुए आयतन का। यहाँ पे सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है कि शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन यही होगा। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल के आप सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू रख के आप सॉल्व करो। 22/7, 7 से कटेगा तो है नहीं, 7 चौक 7 कटेगा नहीं, 3.14 ही रख लो, बटा कितना है 3। तो चलो 3 से इसमें भाग दे देते हैं, तो ये मिलेगा 250, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 14, 3 छंग 18। अब इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। 250 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1.05 कर लो उसको, है ना, और यही आपका आंसर होगा। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसका सी वाला विकल्प सही है। सी वाला विकल्प मतलब 261.9,
ये कितना मिलेगा आपको 261.9। अभी यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर की घात 3 मिलेगी। ये कैसे, ये घात 3 क्यों आती है? क्योंकि आप आयतन की बात कर रहे हो और जनरली आयतन अगर घन या घनाभ की बात करें, हम शंकु अगर भूल जाओ, ये सिर्फ मात्रक निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो जब भी आप मात्रक का निकालना चाहते हो आयतन का, तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि घनाभ का होता है, वहीं से भुजा 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 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की घात 3। मात्रक सेम ही होगा, आयतन है जो कि सभी के लिए सेम ही होगा। चलो क्वेश्चन कॉपी कर लिया। क्वेश्चन व्यास दिया है आपको d और आयतन पूछा है, ठीक। आयतन का फॉर्मूला जानते हो 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन r नहीं दिया है, व्यास दिया है। और व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? r बराबर d/2, मतलब व्यास का आधा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r की जगह आप रखोगे d/2, तो यहां से क्या मिलेगा 4/3 पाई। अब देखो ये d का क्यूब हो जाएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 नीचे हो जाएगा। ये 4 से 8 कटेगा तो ये 2 बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा, मतलब 1/6 पाई r क्यूब। ये है आपका आंसर। आयतन होगा 1/6 पाई d क्यूब। r कहां से लिख दिया है यार? तो आप अपना विकल्प देख लो, डी वाला विकल्प सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है चांदी के एक बेलन की ऊंचाई, बेलन चांदी का है। बेलन कैसा है? किस पदार्थ का बना हुआ है? चांदी का। ऊंचाई तथा त्रिज्या प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है। h और r दोनों ही कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है बेलन को गलाकर 1 mm व्यास का तार बनाया जाता है। तार जो होता है बेलनाकार होता है, ये आपको याद रखना है, मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है आपको। और उसका जो व्यास है 1 mm है। देखो मात्रक दोनों अलग अलग हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, नहीं कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ये जो है तार है, जो आप तार बना रहे हो गलाकर, ठीक है। और ये किसकी बात है? ये सिक्के की बात है, ठीक है। अब यदि इसको mm को बदलोगे आप, तो ये 1 × 10⁻, चलो सेंटीमीटर में बदल देते हैं, या फिर विकल्प देख लो। विकल्प सभी मीटर में, अच्छा मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया गया है। पहला विकल्प ही सेंटीमीटर में दिया गया है, तो चलो सेंटीमीटर में बदलते हैं, फिर देखेंगे हम लोग। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, मिली सेंटीडेसी होता है, 10⁻−1 ही बनेगा, और ये होगा सेंटीमीटर। ये व्यास दिया गया है, तो अगर त्रिज्या निकालोगे तो 10 की घात जो -1 है बटा 2 कर दो, ठीक है। अभी कैलकुलेशन इतनी पर ही रहने दो, अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो सिक्के को गलाकर बना रहे हैं तार, तो तार की लंबाई निकालनी है। तार मैंने बताया आपको कैसा होता है, बेलनाकार, पहली बात। दूसरी बात, सिक्के को गलाकर, अगर ये सिक्का होगा, है ना, ये सिक्के का बाहरी पृष्ठ दिखा रहे हैं, ये भी कैसा है, बेलनाकार है, तो इसको गलाकर आप किस शेप में बदल रहे हो, किस आकार में बदल रहे हो? तार में बदल रहे हो। तो अब जब आप किसी भी एक पदार्थ को गलाकर दूसरा पदार्थ बनाओगे, तो उन दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। चूंकि ये जो सिक्का था इसको पूरा गलाकर आपने तार बना दिया, बेलनाकार तार, तो आयतन तो जो पूरा मटेरियल था, जो पूरा पदार्थ था, वो तो पूरा इसी में लग गया ना। आपने और पदार्थ कहीं बचाया तो नहीं, पूरा पदार्थ इसी में ट्रांसफर कर दिया। मतलब जो आयतन यहाँ पे था वही आयतन इसका होगा। मतलब ये कि जो सिक्के का आयतन था, सिक्के काहे के हैं? चांदी के। सिक्के का आयतन बराबर तार का आयतन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस सवाल की खास बात यही है कि अगर आप सिक्के को गला रहे हो, मतलब सिक्के का पूरा जो मटेरियल है, पूरा पदार्थ आप तार में परिवर्तित कर रहे हो, मतलब ये वाला आयतन इस वाले आयतन में परिवर्तित हो जाएगा। दोनों का आयतन क्या होगा?
बराबर होगा। अब सिक्का भी बेलनाकार है और तार भी अपना बेलनाकार है, मतलब बेलन वाले का जो बेलन का आयतन है यहीं पे दोनों का आयतन फॉर्मूला लगेगा। और बेलन का आयतन जानते हो आप, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर इनकी रेडियस जो है, त्रिज्या जो है और जो ऊंचाई है वो अलग अलग है। इसकी ऊंचाई और त्रिज्या मैंने r1 मान ली सिक्के की, और ये जो तार है इसकी त्रिज्या हमने मान ली r2। और जो तार का जो आयतन है यहाँ जो h2 है, वास्तव में ये तार की लंबाई होगी। ये तार की लंबाई ही क्या हो जाएगी, तार की ऊंचाई। तो यहाँ पे इसको हमने क्या मान लिया, h2 मान लिया। h2 क्या है, अपनी तार की ऊंचाई है, और वही पूछा भी गया है क्या, तार की लंबाई। तार की लंबाई या फिर ऊंचाई एक ही बात है, क्योंकि तार कैसा है अपना, बेलनाकार। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो और h2 निकालो, सिंपल सा काम है। पाई से पाई तो कट ही जाएगा। r1 का वैल्यू आपको पता है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 का स्क्वायर इंटू h1 भी इसका कितने में ही है, 1 ही है, इज इक्वल टू पाई कट गया। r2 कितना निकाला आपने, 10 टू पावर -1 बटा 2। सारी कैलकुलेशन हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं अभी, तो ये होगा 10 टू पावर -1 बटा 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये क्या है अपना r2, मतलब तार की त्रिज्या, और h2 क्या है अपनी तार की लंबाई। h2 ही निकालना है अपने को। चलो कैलकुलेट करो आप। तो यहां से यदि हम h2 की बात करें, देखो ये 1 ही होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, जो कि बटा में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आपको निकालना क्या है, h2। अब ये 10 टू पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 पे पावर +2 मतलब 400। और ये किस में है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो r1 h1 r2 मैंने किस में रखा है, सेंटीमीटर में। तो h2 भी कितने में आएगा, सेंटीमीटर। अभी आप ऑप्शन देख लो, पहला विकल्प 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर तो होगा नहीं। अभी दूसरे जो 3 विकल्प बचे हैं वो मीटर में हैं, तो इसको आप काहे में बदल लो, ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदल लो। यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो हमने की नहीं है। तो अब ये अगर इसको मीटर में बदलोगे तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना बन जाएगा। विकल्प देख लो कौन सा सही है, बी वाला विकल्प सही है, 4। कर लो कॉपी जल्दी से। तो मेन बात आपको यही समझ में आनी चाहिए। अभी ऐसे सवाल आगे बहुत आने वाले हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव का है, इससे भी बड़े बड़े सवाल आएंगे आपको। जब भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदला जाए, दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाए, तो खास बात क्या होगी, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। क्योंकि पूरे मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, जो सिक्के का पूरा मटेरियल था उसको हमने तार में बदल दिया, तो जो यहाँ आयतन था वही आयतन यहाँ होगा। कर लो कॉपी जल्दी से। कर लिया, अगला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एक रोलर का व्यास, जब मैं बेलन पढ़ा रहा था तो वहां पे रोलर भी लिखा था। ये जो रोलर होगा कैसा होगा, बेलनाकार होगा। ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने लिखे थे बहुत खास हैं, ठीक है। तो रोलर अपना कैसा होगा, बेलनाकार। आगे बढ़ो। कह रहा है रोलर का जो व्यास है वो 2.4 मीटर है। व्यास मतलब डी दिया है आपको 2.4 मीटर। इसकी जो लंबाई है एल कितना दी गई है, 1.68 मीटर। यदि एक मैदान को समतल करने में जो रोलर है वो 1000 चक्कर लगा रहा है, चक्कर कितने लगा रहा है, 1000। आपने निकालना क्या है, समतल मैदान का क्षेत्रफल। आप रोलर को रोड पर चलते हुए देखते हो, है ना, रोड को समतल करता है। यहाँ मैदान की बात कर रहा है, मैदान को भी समतल करता है। तो अब देखो खास बात क्या है इस सवाल की। इस सवाल की खास बात ये है
कि ये जो रोलर होगा वो होगा बेलनाकार। रोलर कैसा होगा अपना? बेलनाकार। अभी बेलनाकार जो आकृति हम बना रहे थे, बार बार खड़ी बना रहे थे, इस बार पड़ी बना लिया। ठीक है, अब ये जो बेलन है अपना, चाहे ऐसे रखें या ऐसे रखें, बात तो एक ही है। अभी जो बेलन की ऊंचाई होती थी वो इस रोलर की लंबाई हो जाएगी, पहली बात। अभी जो त्रिज्या होती थी यहां भी वो क्या होगी? त्रिज्या होगी। ठीक है, अब सुनो आप, रोलर अगर ये भी तो बेलनाकार आकृति है, अगर यहां से शुरू करके अगर एक चक्कर पूरा लगाएगा बेलन तो कितना क्षेत्रफल तय करेगा? एक चक्कर पूरा लगाएगा, एक चक्कर पूरा घूम गया तो ये जो बाहर वाला क्षेत्रफल है इसी के बराबर तो होगा। अगर रोलर यहां से घूमना चालू किया और एक चक्कर पूरा किया, एक चक्कर पूरा कर लिया तो कितना क्षेत्रफल तय करेगा? अपने ये बाहरी वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। और ये किसका? ये क्या होगा? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो होगा, क्योंकि ये वक्रीय भाग होगा बेलन का। इस वाले भाग से तो रोलर घूमेगा नहीं, ऐसा खड़ा खड़ा तो घूमेगा नहीं। ये जो पहिया ऐसे होती है ना, जो आप गाड़ी देखते हो, क्या बैलेट बोलते हैं हमारे यहाँ, अब आपके यहाँ जो बोलते हो, है ना, लोकल भाषा बोल रहा हूँ। तो ये जो रोलर है अपना, ये इस वृत्तीय वाले भाग से तो राउंड लगाता नहीं, चक्कर लगाता नहीं, इसी वाले भाग से चक्कर लगाता है, भूमि समतल करता है। मतलब ये वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा एक चक्कर में, वही एक चक्कर में समतल किए गए भूमि का, समतल किए गए जमीन का क्षेत्रफल होगा। इतनी बात समझ में आ गई अब? मतलब ये है कि एक चक्कर में जो रोलर द्वारा समतल की गई भूमि होगी वो रोलर की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो अब यहां पर हम लोग बोलेंगे कि एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल की गई भूमि का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? बेलन, जो कि अपना रोलर कैसा है? बेलनाकार ही तो है। बेलन या रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस सवाल की ब्यूटी यही है, खास बात यही है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप वक्र पृष्ठीय समझ गए क्षेत्रफल, ये तो एक चक्कर के लिए। 1000 चक्कर की पूछा है तो जो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, सीधी बात। तो अपने को निकालना क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन आप समझ गए। अब इसको हटा देते हैं हम लोग, और अपने को क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो हम लोग निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है, बेलन के लिए क्या होता है? 2πRh। 2πRh आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं। 2 × पाई × r क्या हो जाएगा? यहां से व्यास का आधा, इसका आधा करो मतलब कितना मिलेगा आपको? 1.2 × h। ये जो बेलन की ऊंचाई है वास्तव में रोलर की लंबाई है। ये कितना दिया है? 1.68। ठीक है, 2πRh हो गया। अच्छा, यहाँ पाई का भी वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं हम लोग। 3.14। क्वेश्चन में शायद पाई का वैल्यू आपको दिया है 3.14। चलो इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, इसको गुणा ही तो करना है। पाई का वैल्यू नहीं दिया है, पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो यही रखना है आपको, 3.14। ठीक है, आप 22/7 भी रख सकते हो। यहाँ आप 3.14 रख के सॉल्व कर लो जल्दी से। तो कहाँ गया? मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 12.672 12.672 मिलेगा। है मल्टीप्लाई करना तो आप जानते हो। अब ये सारी चीजें हम मीटर में ही लिए हैं और ये क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर में आएगा। आयतन होता तो मीटर क्यूब में आता। ठीक है, अब ये तो एक चक्कर का भाग हो गया भूमि की जो समतल कर रहा है,
एक चक्कर अगर रोलर लगाएगा तो इतना मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो समतल कर देगा। लेकिन यहाँ रोलर घूम कितने चक्कर रहा है, 1000 चक्कर, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 12.672 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक। तो ये कितना मिल जाएगा, 12,672 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर। तो इस सवाल की खास बात क्या थी कि पहली बात कि जो रोलर है वो बेलनाकार है, आपको याद रखना है। दूसरी बात कि जब ये जो रोलर है एक चक्कर लगाएगा तो वो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर भूमि तय करेगा, क्योंकि जब एक चक्कर वो जमीन में लगाएगा तो ये वक्रपृष्ठीय भाग के अनुदिश ही घूमेगा, है ना। ये जो वृत्तीय भाग है, समतल वाला भाग, इसके अनुदिश नहीं। तो ये संपूर्ण पृष्ठ की बात यहां नहीं की जाएगी, वक्र पृष्ठ की बात की जाएगी। कॉपी कर लो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। हटा दें इसे। तो इस सवाल की खास बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सभी सवाल की जो कुछ खास बात होती है नोट करने वाली, वो जरूर आपको नोट करनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा है, दो लंबवृत्तीय बेलन के आधार और त्रिज्या में अनुपात दिया है। दो बेलन ले रहा है एक बार, है ना। आप डायग्राम जरूर बनाया करो, सवाल के लिए समझने में थोड़ी सी आसानी रहती है, पहली बात। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है ना। बेलन ही कह रहा था, शंकु कह रहा था क्या, बेलन के आधार और त्रिज्या में अनुपात। आधार की त्रिज्या में अनुपात। पहले की त्रिज्या मैंने R1 माना, दूसरे की त्रिज्या R2 माना, और आपको R1 अनुपाते R2 दिया गया है 1:2। देखो मैंने क्या कहा, जब भी अनुपात दिया जाए तो अनुपात से हम लोग बटा में लिख लेते हैं और बटा से हम लोग अनुपात में लिख लेते हैं, है ना। ये ध्यान रखना। इसका एक तरीका और होता है कैलकुलेशन करने का, वो भी मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में आगे अगले वाले पार्ट में, है ना। तो यहाँ फिलहाल हम क्या करेंगे, अनुपात को बटा में, बटा को अनुपात में। एक तरीका और है जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे R1 R2 आपको रेशियो दिया गया है और उनकी ऊंचाइयों में भी अनुपात दिया है, तो ये 1/2 हो जाएगा। उनकी ऊंचाई में जो अनुपात दिया है H1 अनुपात H2, वो आपको दिया गया है 4:1, 4:1। तो यहां से अगर हम लोग H1 बटा H2 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4/1। आपने निकालना क्या है, उनके आयतन का अनुपात। आपको निकालना है V1 अनुपाते V2। तो V1 अनुपाते V2 कहूं या फिर V1 बटा V2 बोल दूं, क्योंकि V1 बटा V2 यदि आपको पता होगा तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, V1 अनुपाते V2 निकाल लेंगे। तो अब ये बेलन है, बेलन का जो V होता है वो होता है πr²h। V मतलब क्षेत्रफल, सॉरी आयतन। तो यहाँ पे पहले वाले का आयतन हो जाएगा πr1² इंटू H1 और दूसरे का हो जाएगा πr2² इंटू H2। कोई समस्या नहीं, समस्या पाई से पाई कट जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है ना, कॉमन ले लिया और पूरे पे लगा दिया। और इसको लिख सकते हैं हम लोग H1 बटा H2। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखो, R1 बाई R2 का वैल्यू हमने कितना लिखा, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, 4/1 का स्क्वायर। तो ये 2 दूनी 4 होगा, 4 से कट जाएगा, मतलब कितना मिलेगा आपको, 1/1। तो ये तो आपको मिला है V1 बटा V2 का मान, V1 बटा V2 का मान। लेकिन अपने को V1 बटा V2 नहीं चाहिए, अपने को V1 रेशियो V2 चाहिए, V1 अनुपाते V2 चाहिए। तो जैसे हम लोग अनुपात को बटा में बदल देते हैं, उसी प्रकार बटा मतलब भिन्न को अनुपात में बदल देते हैं। ये पहले ये बाद में, तो इधर ये पहले ये बाद में, 1:1। आंसर क्या होगा आपको, आंसर होगा आपका 1:1, मतलब ए वाला विकल्प हुए आपका सही होगा। कर लिया कॉपी, ओके।